लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है उसके सेक्शन 11 टू 16 तक के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेक्शंस को मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में कवर किया है। अगर आप वो वाले प्रोविजंस पढ़ना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। Facts not otherwise relevant are relevant first if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. Second, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि रिलेवेंट नहीं है फिर भी रिलेवेंट माने जाएंगे। फर्स्ट, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से इनकन्सिस्टेंट हैं तो भी उनको हम रिलेवेंट मानेंगे सेक्शन 11 के अंदर। सेकंड क्या कहता है? इफ़ बाय themselves और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे फैक्ट्स जो कि खुद से या फिर अदर फैक्ट के साथ मिलके फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बनाते हैं तो उन फैक्ट्स को भी हम रेलेवेंट मानेंगे, ऑल्दो वो फैक्ट्स जो हैं इस एक्ट के किसी और प्रोविजंस के अंदर इनकन्सिस्टेंट माने गए हैं, पर सेक्शन 11 के केस में हम उन इनकन्सिस्टेंट फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। उसके बाद सेक्शन 11 को जो है हम प्ली ऑफ एलिबाई के सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई जो है उसका सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 11 जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है। अ प्ली ऑफ एलिबाई इम्प्लाइज दैट द अक्यूज वॉज फिजिकली नॉट प्रेजेंट एट द सीन एंड टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ड्यू टू द रीजन दैट ही वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स। तो प्ली एलिबाई का मतलब क्या होता है कि समवेयर एल्स, कहीं और होना। तो प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब इतना ही है, ये अक्यूज्ड के लिए होती है प्ली ऑफ एलिबाई, और इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब ऑफेंस हुआ था तब अक्यूज जो है ऑफेंस वाली प्लेस पे नहीं था और वो कहीं और था। इसका केस देखते हैं। एलिबाई से रिलेटेड केस लॉ देखते हैं। दलाल सिंह वर्सेस J.M. सिंह 1981-83 पंजाब LR 9। एलिबाई इज गवर्न बाय सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड बर्डन टू प्रूव एन एलिबाई इज ऑलवेज ऑन द अक्यूज। तो सेक्शन 11 जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है एंड बर्डन जो है एलिबाई को प्रूव करने को किसके पास है? अक्यूज के पास ही है। अक्यूज को ही ये प्रूव करना है कि ऑफेंस के टाइम में ऑफेंस वाली प्लेस पे नहीं था, मैं कहीं और था। नेक्स्ट देखते हैं। दास हरी शिव प्रसाद रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट AP आंध्र प्रदेश AIR 2004 SC 4384। In the statement of an accused that he was present at a meeting held near about 400 to 500 meters away from the incidents was not regarded as a plea of alibi as it was possible to join meeting after having committed the offense। तो इस केस के अंदर अक्यूज ने क्या प्ली ली थी? एलिबाई की प्ली ली थी कि जब ऑफेंस हुआ तो मैं नहीं था, मैं तो मीटिंग के अंदर था। लेकिन जब फाइंडिंग आई तो ये पता चला कि जो मीटिंग थी वो 400-500 मीटर अवे ही थी प्लेस ऑफ इंसिडेंट से। तो यहाँ पे उसकी प्ली ऑफ एलिबाई को रिजेक्ट कर दिया गया और ये बोला गया कि इट वाज पॉसिबल टू जॉइन मीटिंग आफ्टर हैविंग कमिटेड द ऑफेंस। क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है तो अक्यूज जो है ऑफेंस कमिट करने के बाद मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो प्ली जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। सेक्शन 11 का इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन A, द क्वेश्चन इज वेदर A कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि A ने जो है किसी सर्टेन डे पे कैलकाटा के अंदर क्राइम कमिट किया या नहीं किया। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे A वॉज एट लाहौर इज रेलेवेंट। तो क्या फैक्ट है? A ने क्या फैक्ट प्रोड्यूस किया, क्या एविडेंस दिया कि मैं इस दिन जो है लाहौर में था, तो इस फैक्ट को रेलेवेंट फैक्ट माना है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड A वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड। तो क्या है कि जब वो क्राइम कमिट हुआ तब A जो है इतनी दूरी पे था कि वो वहाँ पे आ नहीं सकता था, तो इस फैक्ट को भी क्या है? रिलेवेंट माना है और ये हाईली इम्प्रोबेबल करता है कि उसने ये क्राइम कमिट किया है। तो इन सारे फैक्ट्स को हम क्या मानेंगे? रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर A कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि A ने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं। द सर्कमस्टांसेज आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय A, B, C और D। लेकिन जो क्राइम के सर्कमस्टांसेस थे वो ये शो कर रहे थे कि जो क्राइम है या तो A भी कर सकता है, B भी कर सकता है, C भी कर सकता है या फिर D भी कर सकता है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड
बाय आइदर बी, सी और डी इज रेलेवेंट। उस क्राइम के जितने भी फैक्ट्स जो थे ना वो ये शो कर रहे थे कि क्राइम जो है बी, सी और डी ने कमिट नहीं किया है, तो वो सारे फैक्ट्स को हम रेलेवेंट मानेंगे। और सिर्फ वो फैक्ट शो कर रहे हैं कि सिर्फ ए ही है जिसने क्राइम कमिट किया, और बी, सी और डी के अगेंस्ट जितने भी फैक्ट्स ये शो कर रहे हैं कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन फैक्ट्स को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स मानेंगे। Now section 12, in suit for damages facts tending to enable court to determine amount are relevant। तो ये सेक्शन 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइटल बेस्ड ही है। इसमें पूछ लेते हैं कि डैमेजेस से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, तो अपन को याद होना चाहिए कि डैमेजेस से रिलेटेड सेक्शन जो है वो सेक्शन 12 है। In suits in which damages are claimed, any fact which enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। तो ऐसे सूट जिनमें डैमेजेस क्लेम किए हैं तो वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि कोर्ट को इनेबल करते हैं या कोर्ट की मदद करते हैं डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में, तो वो सारे फैक्ट्स जो है रिलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ़ अ पर्सन इज क्लेमेंट फॉर डैमेजेस ऑफ ₹10,000, द कोर्ट ऑन अराइविंग एट द कंक्लूजन of his being for the same shall inquire into the facts on the basis of which amount of damages may be determined। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 के डैमेजेस का सूट आया है और उसमें कोर्ट जो है क्या करेगा, उन फैक्ट्स को देखेगा जिससे कि उसको जो 10,000 के डैमेजेस है उसको डिटरमाइन कर सके, और वो ये देख सके कि हाँ ये जो अगला बंदा जो सूट लेके आया है कि ये सच में 10,000 के डैमेजेस को जो है क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसको हमें अवॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे ना वो कोर्ट देखेगा और उन फैक्ट्स को हम रिलेवेंट फैक्ट्स मानते हैं। मतलब कि ऐसे फैक्ट्स जो कि कोर्ट की हेल्प करते हैं, कोर्ट को उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने में या असर्टेन करने में जो सारे फैक्ट्स हेल्प करेंगे, उन सब फैक्ट्स को हम रिलेवेंट मानेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 13, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये भी टाइटल बेस्ड सेक्शन है, इस पर टाइटल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है कि राइट और कस्टम से रिलेटेड वाला सेक्शन कौन सा है, तो अपन को ये याद होना चाहिए कि कस्टम और राइट वाला सेक्शन है कौन सा। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। जब भी राइट और कस्टम जो है क्वेश्चन में है तो कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वो अपन पढ़ते हैं। एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मोडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इज एग्जिस्टेंस। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस जिससे कि वो राइट और कस्टम जो क्या है क्रिएट हुए, मॉडिफाई हुए, क्लेम हुए, रिकॉग्नाइज हुए, असर्ट हुए या फिर डिनाइड हुए, या फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस से इनकंसिस्टेंट हुए, तो ये सारे जो है हम रिलेवेंट मानेंगे। सेकंड, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। या फिर वो सारे इंस्टेंसेस जहाँ पे राइट और कस्टम को क्लेम किया गया, जहाँ फिर उनको रिकॉग्नाइज किया गया, या फिर जहाँ पे उनको एक्सरसाइज किया गया, या फिर जहाँ पे उनकी एक्सरसाइज जहाँ पे हमने एक्सरसाइज किया उस एक्सरसाइज में ही डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, या फिर उस एक्सरसाइज को किसी ने असर्ट भी किया और किसी ने उसको डिपार्ट भी किया। तो ये सारे फैक्ट्स को हम रिलेवेंट मानेंगे जब भी राइट और कस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल खड़ा होता है। तो अब इस पूरे सेक्शन 13 को हम इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू अ फिशरी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि क्या ए के पास जो है फिशरी का अधिकार है या नहीं है। अ डीड कॉन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर। तो पहली चीज़ क्या बताई कि एक डीड थी जो कि क्या कर रही है, फिशरी का राइट दे रही है ए के एंसेस्टर्स को, तो यहाँ पे ये डीड रेलेवेंट है। सेकंड कह रहा है अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। उस फिशरी का जो है मॉर्टगेज किया ए के फादर ने, तो हम यहाँ पे भी इसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। फिर ए के फादर ने सब्सिक्वेंट ग्रांट किया फिशरी का, उसको भी हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। इर्रिकंसिएबल विद द मॉर्टगेज, पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट। ऐसे सारे इंस्टांसेस जिसमें कि ए के फादर ने जो है फिशरी के राइट को एक्सरसाइज किया, उसको भी हम रेलेवेंट मानेंगे। और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर। और जब ए के फादर ने अपने फिशरी के राइट को एक्सरसाइज किया और उसके राइट को जो है उनके ए के नेबर ने जब जब रोका, तो उसको भी हम एक रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब भी राइट और कस्टम के ऊपर सवाल खड़ा होता है, जब भी वो क्वेश्चन के अंदर होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम एक रिलेवेंट फैक्ट मान के चलते हैं।
आई थिंक सो आपको ये सेक्शन 13 क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 13 के अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 13 जो है वो पब्लिक राइट की बात करता है या प्राइवेट राइट की बात करता है। तो सेक्शन 13 जो है ना वो दोनों राइट की बात करता है, पब्लिक राइट की भी बात करता है और प्राइवेट राइट की भी बात करता है। Now section 14 fact showing existence of state of mind or of body of bodily feeling। तीन चीज़ों के बारे में सेक्शन 14 बात करता है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग की। फैक्ट शोइंग द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल। तो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर क्या क्या आता है? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। तो सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि ऐसे सारे फैक्ट्स जो कि क्या कर रहे हैं, किसी की भी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, तो उन सारे फैक्ट्स को हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। तो वो फैक्ट रिलेवेंट है जो कि स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, पर जो वो फैक्ट जो है जनरल सेंस में नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए, तो ही हम उस फैक्ट को रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन 1 जो है अभी हम इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। अपन को अभी सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जनरल सेंस में नहीं होना चाहिए, जहाँ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन है उसको रेफरेंस करते हुए वो फैक्ट है तो ही वो फैक्ट एज ए रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर किसी पर्सन की ट्रायल हो रही है तो उसने अगर प्रीवियसली भी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है उस अक्यूज ने, तो वो रेलेवेंट होगा। और यहाँ पे उसका प्रीवियस कन्विक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी ए रिलेवेंट फैक्ट। और अगर वहाँ पे उसको कन्विक्ट भी किया गया है तो उसका कन्विक्शन जो है वो भी क्या है, एज ए रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो ये सेक्शन 14 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्सप्लेनेशन के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाले में अपन को क्या याद रखना है, पर्टिकुलर मैटर को रेफर करते हुए ही अगर वो फैक्ट जो है स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करता है तो ही उस फैक्ट को हम रेलेवेंट मानेंगे। जनरल सेंस में अगर वो शो कर रहा है तो हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। और सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रीवियसली उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है और उसका कन्विक्शन हुआ है तो उसके प्रीवियस कन्विक्शन को भी हम एज ए रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। दो चीज़ें याद रखनी है, पहला नॉट जनरल नहीं, सॉरी जनरल सेंस में नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर सेंस में होना चाहिए। और सेकंड जो है प्रीवियस कन्विक्शन को भी हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन जो है बैरेक्ट का इलस्ट्रेशन नंबर C है ये। और ये इलस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है हमेशा, और ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इसमें पूछा जाता है कि ये रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। तो अपन इस इलस्ट्रेशन को एक बार देख लेते हैं। A sues B for damage done by a dog of B's which B knew to be ferocious। The facts that the dog had previously bitten X, Y and Z and that they had made complaint to B are relevant। ठीक है, A जो है B को स्यू करता है क्योंकि उसके डॉग ने जो है A को जो है काटा था और वो B से डैमेजेस के लिए सूट फाइल करता है। और उसमें जो है और ये बोलता है कि बी को पता है कि उसका डॉग फिरोशियस है, और ये फैक्ट्स भी शो करता है कि उसके डॉग ने जो है पहले भी एक्स वाई जेड को काटा हुआ है और उन्होंने उसकी कंप्लेन बी को की गई है और इसकी कंप्लेन जो है बी को की थी। तो ये सारे फैक्ट्स जो है ये क्या माने जाएंगे, रेलेवेंट माने जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इलस्ट्रेशन बहुत बार पेपर में पूछते हैं प्री के अंदर। सेकेंड इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन P है आपकी बैरेक्ट का। A is tried for a crime. The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant. The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of the class is irrelevant। ये अपन जो एक्सप्लेनेशन 1 की बात कर रहे थे उसका इलस्ट्रेशन है ये। A जो है वो क्या करता है, क्राइम करने की ट्राई करता है, और the fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant। अब यहाँ पे वो जो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने का इंटेंशन शो कर रहा है। ठीक है ना,
पर्टिकुलरली उस क्राइम के लिए वो शो कर रहा है, तो उस फैक्ट को रिलेवेंट माना गया है। सेकंड लाइन क्या बोल रही है, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम्स ऑफ दैट क्लास इज रिलेवेंट। अगर वो जनरल डिस्पोजिशन में कोई चीज़, कोई इंटेंशन शो कर रहा है क्राइम करने का, तो वो इररिलेवेंट माना जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर केस में कर रहा है तो उसको हम रिलेवेंट मान। यहाँ पे मैंने सेक्शन 14 के सारे इलस्ट्रेशन को कैटेगराइज्ड किया है कि नॉलेज के अंदर कौन सा है, इंटेंशन के अंदर कौन सा है, तो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज के अंदर इलस्ट्रेशन ए बी सी एंड डी है। इंटेंशन के अंदर इलस्ट्रेशन ई जे के ओ एन पी है। गुड फेथ के अंदर इलस्ट्रेशन एफ एन जी है। बॉडीली फीलिंग के अंदर इलस्ट्रेशन के है। स्टेट ऑफ बॉडी के अंदर इलस्ट्रेशन एल एंड एम है। नेग्लिजेंस के अंदर इलस्ट्रेशन एन है। एक्सप्लेनेशन के इलस्ट्रेशन ओ एन पी है। ये सारे इलस्ट्रेशन आप डायरेक्ट से एक बार पढ़ना, ताकि आपको सेक्शन 14 जो है क्लियर हो जाए। और साथ ही में इसके एक दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और है जो मैं आपको बोल देती हूँ, आप वो भी एक बार देख लेना। जैसे कि इलस्ट्रेशन एन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन ओ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन पी मैंने आपको अभी बताया ही था, और इलस्ट्रेशन आई भी इम्पॉर्टेंट है इसका, इलस्ट्रेशन एल इम्पॉर्टेंट है, और इलस्ट्रेशन सी जो मैंने आपको भी करवाया था वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार ये इम्पॉर्टेंट भी देख लेना सारे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 15, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. Again ये एक टाइटल बेस्ड सेक्शन है, इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा आता नहीं है। टाइटल बेस्ड है कि एक्सीडेंटल और इंटेंशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, कौन से सेक्शन में इससे रिलेटेड बात की गई। तो हमें याद होना चाहिए कि सेक्शन 15 जो है वो बात करता है कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर एक्ट जो है किसी एक्सीडेंट से हुआ है या किसी ने जानबूझ के उस एक्ट को किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, है ना, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। ये जब क्वेश्चन है कि एक्ट जो है किसी एक्सीडेंट से हुआ है या जानबूझ के किया है या फिर ऐसे इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया गया है, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज इन ईच ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। तो वो सारे फैक्ट्स जो कि इस कंक्लूजन की तरफ ड्रॉन करते हैं कि क्या ये एक्ट जो है एक्सीडेंट से हुआ है या इंटेंशन से हुआ है या इसमें नॉलेज था या इंटेंशन था, तो वो सारे फैक्ट्स को हम एक रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन भी पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है बताओ ये एक्ट जो है एक्सीडेंटल है और इंटेंशनल है और कौन से सेक्शन के अंदर आएगा ये। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. The facts that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fire A received payment from a different insurance office are relevant as tending to show that the fires were not accidental. तो A जो है वो क्या करता है, उसके बहुत सारे घर होते हैं, तो वो क्या करता है, हर घर में जो है क्या करता है, आग लगा देता है, क्योंकि उससे पता है कि उसके हर घर जो है वो इंश्योर्ड है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर है, और ऐसी कोई आग लगेगी तो उसको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो वो क्या करता है, इंटेंशनली हर घर में आग लगाता है और बाद में क्या करता है, मनी रिकवर कर लेता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे ए का जो एक्ट है ना, उसके घर को जलाना, सक्सेसिवली वो उसके घरों को जला रहा है, तो उसका एक्ट जो है ना वो इंटेंशनल है, एक्सीडेंटली उसके घरों में आग नहीं लग रही है, वो जानबूझ के अपने घरों में आग लगा रहा है जिससे कि उसको क्या मिल सके, वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका मनी रिकवर कर सके। तो यहाँ पे उसका एक्ट जो है वो क्या हुआ, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट। दैट्स इट, सेक्शन 15 इतना ही बोलता है। नाउ कम टू सेक्शन 16, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। अगेन ये भी एक टाइटल बेस्ड सेक्शन है, इसमें ऐसे कुछ पढ़ने का नहीं है, अपन एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। The fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post and that the particular letter was put in that place are relevant. सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो एक लेटर जो है क्या डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या फैक्ट्स रिलेवेंट माने जाएंगे कि उस लेटर को जो है, सारे लेटर जो है एक सर्टेन प्लेस पे आके एक सर्टेन पोस्ट ऑफिस में डाल दिए जाते हैं, एक लेटर बॉक्स में डाल दिए जाते हैं, उसके बाद वो आगे जाके डिस्पैच कर दिए जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो लेटर था वो भी उस प्लेस पे आया और उसको भी वहाँ पे डाला गया, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। बस सेक्शन 16 इतना ही कहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोविजन समझ में नहीं आया, किसी भी इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है या इनके किसी एक्सप्लेनेशंस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।